नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रही सियासत को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ग्राम सभाओं ने बहुत से गांव के बाहर बोर्ड लगाए हैं जिनमें लिखा है कि धर्म प्रचार के मकसद से आने वाले पास्टर और पादरियों का प्रवेश वर्जित है। ग्राम सभाओं का कहना है कि ये बोर्ड पेशा एक्ट के तहत सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े विषयों पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लगाए गए हैं। बोर्ड लगाने के फैसले को पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने ग्राम सभाओं की कार्रवाई को उचित ठहराया। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभाएं अपने पारंपरिक अधिकारों और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च इकाई मानी जाएंगी। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि गांव में पास्टर और पादरियों के प्रवेश संबंधी बोर्ड लगे रहेंगे और प्रवेश पर रोक भी रहेगी। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि यदि किसी को प्रचार करना है तो खुले मंच से करे, गुपचुप तरीके से प्रचार करना क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों ने भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला कर बड़ी संख्या में उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है और अब आए दिन धर्मांतरित ईसाइयों और आदिवासियों के बीच अंतिम संस्कार से लेकर तमाम मुद्दों पर टकराव भी देखने को मिलता है। हमारा सवाल यह है कि यदि कोई ग्राम सभा अपनी संस्कृति और परंपरा बचाने की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है। दूसरा सवाल यह है कि ईसाई मिशनरियों की सेवा आड़ में धर्मांतरण की साजिश को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता रहता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, कांग्रेस का काम आजकल सवाल उठाना ही रह गया है, क्योंकि ये काम कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। सत्ता में आते हैं तो कुछ करना नहीं है, सत्ता से बाहर है तो सवाल उठाने का वो काम करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता पर काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से पेशा एक्ट के मामले में सरकार ने पेशा एक्ट को दरकिनार कर दिया, सरकार के लिए पेशा एक्ट जरूरी नहीं है। सरकार के लिए तो अपने चहेते उद्योगपतियों को माइंस देना जरूरी है, उन्हें खनिज संसाधन सौंपना जरूरी है। ये पेशा एक्ट के नाम से सरकार ढोंग कर रही है। अगर सरकार में थोड़ी भी मानवीयता है, पेशा एक्ट का ईमानदारी से पालन करे। जिस तरह की ये घटना थी, लंबे समय से इस मामले में विवाद चल रहा है। कई जगह विरोध दर्ज कराया जाता है तो कई जगह जो है उत्पात भी देखा गया है इस तरह की घटनाओं को लेकर। जहां आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आता है तो मामले पर सियासी ठनाठन जो है एक तरह से दोनों ही दलों के बीच सियासत को लेकर ठन जाती है। जहां देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो साफ कर दिया है कि पेशा एक्ट के तहत जो ग्रामीणों की ओर से बोर्ड लगाए गए हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं वे बिल्कुल सही हैं और जो पेशा एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं के तहत ये किया गया है। लेकिन एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों निकलकर सामने आती हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पूनम सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार। आपका तीनों का स्वागत करूंगा मैं अनादि टीवी पर सबसे पहले चलेंगे पूनम जी आपके पास। देखिए, पेशा एक्ट के तहत ये प्रावधान किए गए हैं या फिर बोर्ड लगाए गए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, लेकिन इससे लेकर आखिर विवाद क्या है। क्या जो है ग्राम सभाओं को यह अधिकार नहीं कि वो अपने लिए कोई फैसला कर सके। पूनम जी। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार मेरा जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिया है या फैसला लिया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को धर्म अपनाने का करने की स्वतंत्रता भी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म रोकना उसको मौलिक अधिकार का हनन होगा और लालच और कराए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, लेकिन कराए गए धर्म के खिलाफ
की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि लालच के तहत कराए जा रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं, लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता। वात्सल्य जी, जब धर्म परिवर्तन की बात निकलकर सामने आती है तो एक बात यह भी निकलकर सामने आती है कि आदिवासी और जंगल या कहें जल जंगल जमीन, जो कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत रीति नीति रही है, और आदिवासी जल जंगल जमीन से खुद को जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ फिर निकलकर सामने आती है कि आप माइनिंग के लिए आदिवासियों से पहले ग्राम सभाएं करते हैं। कई ग्राम सभाएं हमने ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें माइनिंग की जो है ग्राम सभाओं को बुलाया जाता है, लेकिन बात नहीं बन पाती तो कहीं पथराव हो जाता है, कहीं मारपीट की भी स्थिति बन जाती है। तो आपको अगर संरक्षण ही करना है, ग्राम सभाओं के तहत ही करना है, तो फिर उनकी जो है मूल भावना जो आदिवासियों की है, क्योंकि जंगल के बिना आदिवासी क्या है और आदिवासी के बिना जंगल क्या है, इस पर भी विचार नहीं होना चाहिए? वात्सल्य जी। बिल्कुल अविनाश जी, सही कहा आपने। अविनाश जी, अभी आपने दीपक बैज जी का एक बाइट दिखाया, वीडियो दिखाया, उसमें दीपक बैज जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पेसा एक्ट चाहती ही नहीं है और वो अपने उद्योगपति मित्रों को सारे कोल माइंस सौंप देना चाहती है। यही था उनका बाइट। अविनाश जी, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, और ये फैक्ट जानकर मेरे ख्याल से पूरे देश का जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, और सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द थे कि 1993 से लेकर 2010 तक 2018 कोल माइंस यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आवंटित किए हैं। इन 218 कोल माइंस में से 214 कोल माइंस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिए, कैंसल कर दिए, ये कहते हुए कि ये सारे कोल माइंस अवैध हैं, आर्बिट्ररीली, यानी जिसे पाए उसे नियमों को ताक में। उस समय भी पेसा एक्ट था अभिनय जी, पेसा एक्ट हमारे देश में 96 से लागू है, उस समय भी था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 214 कोल ब्लॉक्स को जो कांग्रेस के द्वारा आवंटित थे उसे निरस्त कर दिया? कांग्रेस तो इसे, यानी जो कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करती है विनय जी, यहां सोचने वाली बात है, कांग्रेस हमेशा एक नैरेटिव सेट करती है अंबानी अदानी का कि बीजेपी उद्योगपतियों को बांट रही है। तो यहां पर क्या साबित हुआ? और मैं आपको फैक्ट बताता हूं, 214 के बाद से माननीय मोदी जी ने जो नई रूलिंग लाई, जो नया माइनिंग एक्ट लाया, उसके बाद से एक भी जो आवंटित कोल ब्लॉक है वो अवैध रूप से माना नहीं गया है, स्थगित नहीं किया गया है। एक में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक में भी नहीं है। हाँ, प्रोसीजरल कंट्रोवर्सीज ये सब हो सकती है जो रायगढ़ में हुआ, मगर कोई भी कोल ब्लॉक अवैध रूप से आवंटित कर दिया गया है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पेसा एक्ट तब भी था, आज भी है। लेकिन दीपक बैज क्या कह रहे हैं आप देखिए, दीपक बैज नैरेटिव दूसरा सेट करने में, और पूनम जी ने जो बात कही ना, पूनम जी ने कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने लाकर रख दिया है, धर्मांतरण का हिडन एजेंडा, जो विकास उपाध्याय कह रहे हैं। विकास उपाध्याय कहते हैं कि ये बीजेपी का धर्मांतरण का एजेंडा है। देखिए 2022 में जब नारायणपुर में जो सैकड़ों हजारों जो मिशनरीज थे, जो सारे के सारे छत्तीसगढ़ से बाहर के थे, पुलिस की रिपोर्ट में ये चीज मेंशन है कि छत्तीसगढ़ के बाहर से मिशनरी आए नारायणपुर में और दंगे किए, हमारे आदिवासियों को पीटा, उनका सर फोड़ा। उन मिशनरीज के साथ अपने ये हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल जी दिल्ली में जाकर फोटो खिंचाते हैं और ट्विटर पे वो फोटो शेयर करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं। तो ये तो इनका हिडन एजेंडा है, कांग्रेस का हिडन एजेंडा ही धर्मांतरण का है। हिडन एजेंडा देखिए वात्सल जी, हिडन एजेंडा की बात तो ऐसी है कि एक तरफ आरोप लगाए जाते हैं विपक्षी दल की ओर से कि ये वाले जो उद्योगपति हैं ये वाले खराब हैं, लेकिन जब इन्हीं के शासित राज्य में जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं के सबसे बड़े नेताओं की तस्वीरें भी उन्हीं उद्योगपतियों के साथ सामने आती हैं जिन पर आरोप लगाए जाते हैं। तो हिडन एजेंडा की बात तो ऐसी है, लेकिन जो आपने आरोप लगाया कि ये लोग धर्मांतरण कराना चाहते हैं, अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं को मैं देखता हूं कि वो तो धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी अभियान चलाए पड़े हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले रमेश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। रमेश जी, ऐसे समय में
जब ऑपरेशन जोशुआ जैसे जो ऑपरेशन एक संज्ञा निकलकर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन जोशुआ जैसा कुछ चलाया जा रहा है कि लोगों को बरगलाया जाए, किसी तरह उन्हें जो है उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन इसमें भी दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक तो पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं चूंकि अब जागरूक हो गई हैं तो ये बोर्ड लगा दिए गए हैं, और दूसरी बात ये कि जब चूंकि आदिवासियों को सबसे ज्यादा जो पिछड़े लोग हैं या आदिवासी हैं उनको सबसे ज्यादा बरगलाया जाता है और धर्मांतरण कराया जाता है, लेकिन एक बार जब धर्मांतरण हो जाता है तो उनकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि भाई विदेशी कोई धर्म है उसको अपना लिया उन्होंने, तो वो आदिवासी तो रहे नहीं, ना ही SC ST रहे। तो क्या इसको लेकर भी कोई जो है प्रावधान होना चाहिए कि अगर जो ऐसे अपनी इच्छा से जो धर्मांतरण कर रहा है उसके लिए ये प्रावधान भी बदल जाने चाहिए, क्योंकि SC ST नहीं रहा, जातीय जो है उसके ऊपर लागू भी नहीं होते, अब तो उसकी आइडेंटिटी बदलकर अल्पसंख्यक हो गई, तो उसको फिर प्रावधान भी जो उसको फायदे मिलते हैं वो भी नहीं मिलने चाहिए। क्या लगता है रमेश जी आपको? अभिनय जी, इस पर बात मैं पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। इसमें दो चीजों को मैं और जोड़ता हूं जी, जिसको देश को जानना चाहिए, आपके प्रिय दर्शकों को जानना चाहिए, हमारे दो जो भाई और बहन प्रवक्ता हैं इनको भी जानना चाहिए। एक सवाल उठता है कि जल जंगल और जमीन में रहने वाला ही आदिवासी है, वो उसकी मूल परंपरा है। मैं आपको बताऊं कि आदिवासी उन जगहों पर भी बहुत समृद्ध हैं जहां पे जल जंगल और जमीन नहीं है, तीनों चीजें। तो ये कहना तो बिल्कुल भ्रामक बात है छत्तीसगढ़ के लिए। मैं त्रिपुरा का उदाहरण देता हूं। त्रिपुरा में ट्राइबल स्टेट है और उस ट्राइबल स्टेट में बाहर से निवेशकों को बुला करके इंडस्ट्रीज लगवाई गई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। मैंने त्रिपुरा का दौरा किया है, ट्राइबल बेल्ट का दौरा किया है, जिसमें ये साफ है कि जल जंगल जमीन जरूरी नहीं है कि ट्राइबल्स के लिए जल जंगल जमीन की जरूरत हो। ऐसे भी स्टेट में ट्राइबल्स बहुत समृद्ध हैं जहां पर मिनरल्स नहीं है, जहां पे कोल ब्लॉक्स नहीं है। तो ये कहना कि अडानी अंबानी के कारण उसको आदिवासी को उजाड़ दिया जा रहा है, ये केवल भ्रामक बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। दूसरा इस विषय को जानना बहुत जरूरी है कि धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए किसी को गांव में रोका नहीं जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या गांव में बुलाया जाना चाहिए? ऐसी व्यवस्था है कहीं? अगर गांव में रोका नहीं जाना चाहिए तो गांव में बुलाया भी नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर गांव की पंचायत खुद समृद्ध है, उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वहां के वो सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सक्षम है, तो गांव में अगर गांव की पंचायत बोर्ड लगा रही है तो उसमें गलत क्या है? हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तीसरा विषय जो आपने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो जाती है और लोग दूसरा धर्म अपना लेते हैं और पहले पूर्व के चीजों का लाभ उठाते हैं, शासकीय योजनाओं का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट इस पर निर्णय दे दिया है और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? साफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में जाते हैं उन्हें किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनको मिलने वाले लाभों से पद हटा देना चाहिए। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा प्रमाणित क्या हो सकती है? इसमें किसी को क्या कहने की जरूरत है? बिल्कुल तो सही। ये तो चीजें स्पष्ट है। बिल्कुल सही बात है। पूनम जी, आपका रुख करूंगा, और इससे पहले आरोप लगाया गया कि कांग्रेस छिपे तौर पर धर्मांतरण कराना चाहती है या फिर इसको बढ़ावा देना चाहती है, इस कारण ऐसा विरोध करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है तो उसका तो स्वागत ही होना चाहिए। आपने स्वागत किया भी? देखिए, कांग्रेस ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के वोटर्स हैं वो है ही, हमेशा कांग्रेस ने जो हमेशा उन पे काम किया है, हमेशा जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर हमेशा काम किया है, वही हमेशा हमेशा उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। और जो आप एक पेशा एक्ट की बात, उसका मूल उद्देश्य यही था ना कि आदिवासी को जो ग्राम सभा के माध्यम से अधिकार देने के लिए एक्ट स्पेशली। क्या आज सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आज ग्राम वास्तविक सहमति ली जा रही है? और दूसरा उद्योग आया था
कि खनन परियोजनाओं में सभा की अनुमति कितने मामलों में ली गई है, सरकार ने कितने मामलों में ली है? आदिवासी और जल जंगल कौन करेगा? ये जो सरकार, मतलब हम ये ऐसा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, डबल इंजन तो दावा करते हैं, क्या आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है? क्या वो आंकड़े कर सकते हैं? जवाब दीजिए वात्सल्य जी, आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि आप तो दावा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब नक्सलवाद इलाके या जो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र थे उनमें सड़क हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो लगातार पहुंच रहा है। यहाँ आरोप है कि शिक्षा भी नहीं सुधर रही, विकास तो देखिए बार बार अभिनय जी, बार बार जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो अपने हिडन एजेंडे को ही साबित कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का हमेशा से एक तर्क रहा है कि क्योंकि जो वनांचल एरिया है, ट्राइबल बेल्ट एरिया है, वहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर स्कूल नहीं है, वहां पर सुविधाएं नहीं है, इसीलिए ये जो मिशनरीज हैं ये वहां पर सुविधाएं दे देते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं स्वेच्छा से। ये हमेशा से कांग्रेस का तर्क रहा है, यही तो इनका हिडन एजेंडा है, यही अभिनय जी इनका हिडन एजेंडा है। भाई आप बताइए, गुरुद्वारे क्या पूरे दुनिया में हर किसी को लंगर नहीं कराते हैं, तो क्या वो कन्वर्जन कराने के ठेके ले लिए हैं? क्या हिंदू मंदिरों में हर किसी को लंगर नहीं कराया जाता, तो क्या वहां पे भी कन्वर्जन होता है? तो इन्हें क्यों अनुमति दे दी जाए कि भोले भाले लोगों को जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाओ और फिर एक शर्त रख दो कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा? ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। रही बात, मैं वापस से पेसा एक्ट में आता हूं। देखिए अभिनय जी, 96 में पेसा एक्ट लागू हुआ, मगर इसके इंप्लीमेंट की जिम्मेदारी सरकारों की थी। इसीलिए मैंने कहा 214 जो कोल ब्लॉक्स थे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। आज हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने 2 टूक कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा कि भारत के किसी भी प्रदेश में इतना स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर पेसा कानून अच्छे से इंप्लीमेंट, अभी मैं जी बस 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। कोई भी ग्राम सभा की मंजूरी के बगैर, अभिनय जी, ग्राम सभा की मंजूरी के बगैर कोई कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में आवंटित हो ही नहीं सकता, अगर पेसा कानून का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए। और वही हमारी सरकार कर रही है, वही सुप्रीम कोर्ट का भी नियम आया है, हाई कोर्ट ने भी वही किया है, तो सब बात ही यहां पर नहीं है। पर नहीं, ये बात इससे भी प्रमाणित होती है वात्सल्य जी कि अगर जो है बिना अनुमति के नहीं होता तो ग्राम सभाओं को बुलाया क्यों जाता, सुनवाई जन सुनवाई रखी ही क्यों जाती अगर प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा होता। मेरा पॉइंट यहां यह है कि अगर आप ये मानते हैं, चूंकि आपने जो गृह मंत्री का नाम लिया, उन गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि हम धर्मांतरण के खिलाफ इतना कड़ा कानून बनाएंगे कि पूरे देश में कहीं नहीं होगा। और क्या अगर आप ये मानते हैं कि किसी को खाना खिलाने के बहाने, किसी को अनाज देने के बहाने किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, तो 80 करोड़ लोगों को जो आप फ्री का राशन बांट रहे हैं, क्या वह 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच नहीं रहा? क्या उनको खाना भी नहीं मिल रहा एक समय का, कि उन्हें सिर्फ 2 समय की रोटी खाने के लिए अपना धर्म बदल देना पड़ रहा है? मतलब पेनिट्रेशन क्या सरकारी योजनाओं का उस इलाकों तक नहीं हो पा रहा? इस सब के बावजूद जो भी आपकी सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, टू बी प्रिसाइज। वात्सल्य जी। जी अभिनय जी, मैंने कांग्रेस का नैरेटिव आपको बताया, मैंने कांग्रेस का नैरेटिव बताया। कांग्रेस हमेशा ये नैरेटिव देती है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं और कांग्रेस के नैरेटिव को लेकर मैंने उनसे सवाल किया, अभी मैं जवाब लेने भी जाऊंगा। आप पहले अपना जवाब दीजिए कि क्या आपके 80 करोड़ एक तरफ नहीं वत्सल जी अब ये चर्चा थोड़ी और बदलेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि खाने पीने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं, यानी कि आप अनाज दे रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था तो आप कर ही रहे हैं। और तीसरी तरफ आपके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं। तो आखिर ये आंकड़ों क्या, ये जो जाल फैला हुआ है, ये आंकड़े कुछ समझ नहीं आते, क्योंकि अगर किसी तक रोटी पहुंच रही है तो उसको रोटी का आप प्रलोभन देके कैसे धर्मांतरण करा लेंगे? कुछ समझाइए अगर आपको समझ में आता है, मुझे तो नहीं आता। वात्सल्य जी। अभिनय जी मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, बालोद का किस्सा है। एक गुप्ता परिवार था, ये 2 साल पहले का है। एक गुप्ता परिवार था, हिंदू परिवार था, उन्होंने अपने बिरादरी में शादी की,
मगर बदकिस्मती से जिससे उन्होंने शादी की वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी। वो जो गुप्ता जी हैं, बालोद के हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनकी पत्नी और उस पत्नी की मां ने इन्हें इतना प्रताड़ित किया धर्मांतरण के लिए। ये गुप्ता जी तो ना इनके पास खाने की कमी थी, ना इनके पास पैसे की कमी थी, ना इनके पास दवाओं की कमी थी, मगर फिर भी इन्हें सुसाइड करना पड़ा। हमारे छत्तीसगढ़ का ही केस है। कहने का सिर्फ ये मतलब है, ये मिशनरीज हैं, इसीलिए सख्त से सख्त कानूनों की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ खाने की कमी या दवा की कमी से कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, समृद्ध परिवारों में भी कन्वर्जन हो रहे हैं, सुसाइड करने तक की नौबत आती है। तो कानून कब तक आ जाएगा? कानून, क्योंकि आपकी सरकार को साल दर साल एक साल बढ़ता जा रहा है और गृह मंत्री बने भी काफी समय हो चुका है। कानून बिल्कुल अभिनय जी, जितना आपको इंतजार है उतना ही हमें भी इंतजार है। 9 राज्यों में ये कानून सक्सेसफुली चल रहा है। गृह मंत्री जी, इन सभी 9 के 9 राज्यों के जितने जो कानून है उनकी स्टडी चल रही है और इन सभी से ज्यादा कठोर कानून जब आएगा वो छत्तीसगढ़ में आएगा। आप निश्चित बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि और इलाकों से आप देखें तो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके में लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा सीधे साधे, उन्हें आपको एक तरह से कहूं मैं, इंग्लिश शब्द है मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको कोई भी उनसे काम करवाना है, आपको थोड़ी बहुत बात करनी होगी और वो आपके लिए उस तरह का काम कर देंगे जो उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूनम जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रही थी और जवाब दीजिएगा कि सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस चाहती है कि लगातार कन्वर्जन हो और उनका एजेंडा आगे बढ़ता जाए। देखिए, ये कांग्रेस का कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है। ये आपको भी पता है कि बीजेपी का एजेंडा जो कि है, धर्म की राजनीति करना बीजेपी का काम है, ना कि कांग्रेस का काम है। आप देख लीजिए, जितने भी धर्म से रिलेटेड आप कोई कभी भी मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं होता जो टेक्नोलॉजी और उससे हमेशा धर्म की राजनीति सिर्फ करती है। बीजेपी का काम ही यही है और लोगों को गुमराह करने का, जो आप मैनिपुलेशन का बोल रहे हैं ना, मैनिपुलेट करना सिर्फ बीजेपी का काम है। धर्म की राजनीति करना और लोगों को मैनिपुलेट करना, और बाकी इसके अलावा उनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है रमेश जी, आखिरी सवाल कुछ ही शब्दों में पूछूंगा कि देखिए, जिस तरह की हम बातें निकलकर सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि ग्राम सभाएं जो भी कर रही हैं वो बहुत बढ़िया कर रही हैं और उनको इसका अधिकार है। ये हम ग्राम सभाओं के जो है अब नए जिस तरह से वह निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भी पता चल रहा है कि जागरूकता ग्राम सभाओं तक पहुंच रही है, अधिकारों को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कितने जागरूक हो रहे हैं। इसमें आगे एक और क्या स्टेप लिया जा सकता है? क्या ऐसा सुझाव हो सकता है जिससे धर्मांतरण पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके? देखिए, धर्मांतरण का विषय जैसा अभी आपने सवाल उठाया कि लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गरीबी है, भूखमरी है, तो ये पूरी कोरी झूठ बात है, कोरी झूठ बात। मैं आपको उदाहरण दूंगा, अगर गरीबी से कोई आदमी कन्वर्जन कर लेता तो दुनिया में दर्जनों ऐसे देश हैं जहां लोग अकाल के कारण, भूख के कारण मर रहे हैं। उन देशों के लोग कन्वर्जन क्यों नहीं कर लेते क्रिश्चियन में और भोजन मिल जाएगा उनको। मैं छोटी सी घटना बताऊंगा। मैं सिक्किम के सबसे दूरस्थ और यूं कहिए कि नॉर्थ ईस्ट के प्रथम गांव में मैं गया था, जहां केवल 37 परिवार रहते हैं और वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है। वहां भी 5 किलो राशन की योजना के तहत प्रत्येक परिवार को राशन मिल रहा है। मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। मैं सोचता था, कभी छत्तीसगढ़ में बातें होती थी कि राशन, फ्री का राशन देकर के लोगों को परेशान बदल दिया जा रहा है, लोगों को काहिल बना दिया जा रहा है, काम करने का मौका नहीं दिया। लेकिन जब मैं उस गांव में पहुंचा जहां 0 डिग्री से ज्यादा नीचे का टेम्परेचर रहता है, जहां आय का कोई साधन नहीं है, तो वहां हमको लगा कि ये योजना वाकई में बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत ही ऐसे लोगों को भोजन मिल रहा है जहां कोई न तो खेती है, न आय का साधन है, केवल लोग ऐसे ही योजना पर निर्भर है। तो मैं ऐसे कैसे मान लूं कि देश, छत्तीसगढ़ के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को भोजन न मिल रहा है इसलिए वो कन्वर्जन कर ले रहे हैं। ऐसी बातें तो हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए। इसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह और है जिसको तलाशने की जरूरत है और उस पर प्रहार करने की जरूरत है। बिल्कुल, तलाशने की भी जरूरत है,
सरकार के साथ ही साथ जो है सामाजिक संगठनों को भी इससे जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब जागरूकता हम देखते हैं कि ग्रामीणों तक पहुंच रही है तो इसे कैटलिस्ट के तौर पर और इसमें क्या किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वात्सल्य जी, आपको यह सुझाव रहेगा कि आप आगे संगठन तक और सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि जागरूकता और ज्यादा फैलाने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। वात्सल्य जी बहुत शुक्रिया, पूनम जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है, ये बताता है कि धर्मांतरण को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट भी अब सीरियस है और जल्द से जल्द इसे जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जाने जरूरी भी हैं और संभव भी है किए जाने, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे सही ठहराता है तो यानी कि ये सही है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।